हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में। मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मीनिंग पढ़ने से पहले एक बार ट्रेड का मीनिंग पढ़ते हैं। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए करते हैं हम बाइंग एंड सेलिंग? टू मेक प्रॉफिट। सेल करना, परचेज करना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। तो अब है इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड होता है दैट इज कैरीड ऑन विच विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। किसी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि सेल परचेज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड? फर्स्ट फीचर है ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। एक ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही ट्रेड किया जाता है। अगर आप बाउंड्री को क्रॉस कर देंगे तो वो फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। सेकेंड है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर इजीली प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं वो मूव कर सकती हैं, पर्सन्स मूव कर सकते हैं। डीलिंग इन लोकल करेंसी, हमेशा जो नेशनल करेंसी होती है उसी के अंदर डील किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेल परचेज होगा वो रुपीज के अंदर किया जाएगा। देन स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट ट्रेड एंड इनडायरेक्ट ट्रेड। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लेवल के बेसिस पे तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल ट्रेड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट ट्रेड की। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हमने दो पार्ट्स में ट्रेड को डिवाइड किया था, डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड। तो इन डायरेक्ट ट्रेड कौन सा होता है? जहाँ पे प्रोड्यूसर अपने गुड्स को डायरेक्टली सेल करता है टू द कंज्यूमर्स। यहाँ पे किसी भी मिडिल मैन को या मीडिएटर को यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट ट्रेड के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा है नो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक प्रोवाइड कर रहा है गुड्स को, तो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी जो कर देते हैं, कमी कर देते हैं, यानी कि मिडिल मैन अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं गुड्स को, मार्केट में सेल नहीं करते ताकि गुड्स के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज नहीं होती हैं। सेकेंड है रिसीट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर्स। जो अडल्ट्रेशन कर देते हैं मिडल मैन, या अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट कर देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो चीज़, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। देन डबल प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रोड्यूसर को प्रोवाइड होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लो प्राइस टू द कंज्यूमर्स। क्योंकि बीच में से जो मिडिल मैन है वो हट चुके हैं, यानी कि जो प्रॉफिट मिडिल मैन अर्न करता वो प्रॉफिट अभी प्राइस के अंदर ऐड नहीं हुआ है, तो कस्टमर्स को कम रेट के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। देन बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो क्योंकि डायरेक्टली सेल कर रहा है और कैश में सेल कर रहा है, तो उसकी जो पैसा ब्लॉक होने के चांसेस हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के अंदर, वो भी खत्म हो जाते हैं। अब है इनडायरेक्ट ट्रेड क्या होता है? जब प्रोड्यूसर्स गुड्स को सेल करता है विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स, यानी कि जो मिडल मैन्स हैं उनकी हेल्प लेके और फिर प्रोड्यूसर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ट्रेड बोलेंगे। यहाँ पे तीन तरह के मेथड्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड में। आप होलसेलर के थ्रू इनडायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, रिटेलर के थ्रू कर सकते हो और एजेंट्स के थ्रू कर सकते हो। जब आप होलसेलर के थ्रू इनडायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे क्या है? प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल कर रहा है, होलसेलर बल्क में प्रोड्यूसर से परचेज करता है और फिर डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थ्रू रिटेलर है, तो यहाँ पे दो पर्सन, दो मिडिल मैन जो है इसके बीच में आ जाएंगे, एक होलसेलर और एक रिटेलर। होलसेलर क्या है? प्रोड्यूसर से परचेज करेगा और फिर आगे रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल कर देगा और फिर रिटेलर कस्टमर्स को सेल करेगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एजेंट है वो बीच में यूज किया जाता है इनडायरेक्ट ट्रेड के लिए। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो एजेंट को सेल कर देता है प्रोडक्ट्स, और एजेंट जो है वो होलसेलर को सेल करता है और फिर होलसेलर रिटेलर को सेल करता है और फिर रिटेलर जो है वो कस्टमर को सेल करता है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। लेवल के बेसिस पे हमने तीन टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट है लोकल लेवल ट्रेड। लोकल लेवल ट्रेड जो है वो एक विलेज के अंदर या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किया जाता है। दे यूजुअली डील्स इन द प्राइमरी गुड्स ऑफ डेली यूज। तो डेली यूज की जो भी आइटम्स हैं या फिर जो पेरिशेबल नेचर की आइटम्स होती हैं, पेरिशेबल नेचर मतलब जो जल्दी खराब हो जाती हैं गुड्स,
उस तरह की गुड्स की जो ट्रेड है वो लोकल ट्रेड, लेवल ट्रेड बोला जाता है। यहाँ पे विलेज की या डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं करते हैं। देन स्टेट लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी डिस्ट्रिक्ट से ट्रेड कर रहा है लेकिन विद इन द स्टेट, यहाँ पे स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया जाता। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से आपने ग्रेन्स मंगवा लिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सेल कर दिए, यूटेंसिल्स एक डिस्ट्रिक्ट ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सेल कर दिए। इसके बाद है नेशनल लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल ट्रेड में एक स्टेट दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज करता है। जैसे आपने हमारा जो एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल हरियाणा ने ग्रेन जो है वो राजस्थान को सेल कर दिए, या फिर क्लोथ जो है वो हरियाणा ने किसी दूसरे स्टेट को सेल कर दिए। तो इस तरीके से क्या है, ये नेशनल ट्रेड रहेगा। अब है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर सबसे पहला ट्रेड है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के अंदर क्या है, होलसेलर गुड्स को परचेज करता है ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क में फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और उसके बाद उसको स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को सेल कर देता है, और रिटेलर फिर क्या करता है, आगे कस्टमर्स को सेल करता है। तो होलसेलर वो पर्सन है जो कि बल्क में क्वांटिटीज को परचेज करता है प्रोड्यूसर से, और ये मोस्टली एक ही टाइप के गुड्स में डील करता है। इसके बाद है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड के अंदर रिटेलर परचेज करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स डिफरेंट होलसेलर्स से, क्योंकि एक होलसेलर तो एक ही टाइप के प्रोडक्ट में मोस्टली डील करता है, तो दूसरे टाइप का जो होलसेलर है वो दूसरे प्रोडक्ट में डील करेगा, सिंगल प्रोडक्ट में, और जो रिटेलर है वो इन सभी होलसेलर से कांटेक्ट करेगा और काफ़ी सारी वैरायटीज ऑफ गुड्स जो है वो अपने पास रखता है और उनको कस्टमर्स को सेल करता है। अब हम बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में यूज होने वाला पहला डॉक्यूमेंट है इनवॉइस। इनवॉइस क्या है, जब भी आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो सप्लायर जो है वो एक स्टेटमेंट बना के देता है गुड्स की, जिसमें कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है। इसमें सेलर का नेम होता है और कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की, क्या प्रोडक्ट का नाम क्या था, रेट क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, सेल्स टैक्स कितना उसके ऊपर लगाया है, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है आपको। तो इसको हम बिल भी बोल देते हैं और मेमो भी बोल देते हैं। परचेज बुक में जो भी एंट्री की जाती है वो इसी के बेसिस के ऊपर की जाती है। जैसे ही आप इसकी एंट्री परचेज बुक में कर लेते हैं तो हम इसके ऊपर टिक मार्क कर देते हैं इस इनवॉइस के ऊपर कि ये हमने एंटर कर लिया है। इसके बाद सेकेंड टाइप का डॉक्यूमेंट है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या, ये एक तरीके का फॉरवर्डिंग लेटर भी हम इसको बोल देते हैं या स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर डिटेल ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंसाइन की गई हैं फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। ये भी क्या करेगा, सभी डिटेल्स उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी हैं, जैसे कितनी क्वांटिटी भेजी है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट कंसाइन किया गया है। इसको हम इंट्रीम इनवॉइस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंसाइनर है उसने अभी तक गुड्स को सेल नहीं किया है, यानी कि कंसाइनी को यहाँ पे बायर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर क्या है, एक परफॉर्मा इनवॉइस है जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं फाइनल इनवॉइस बनाने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है, ये मेनली एक लेटर है या नोट है जो कि बायर सेंड करता है टू द सेलर, और उसमें मेंशन होता है कि जो सेलर का अकाउंट है वो बायर ने डेबिट कर दिया है, क्योंकि वो कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहा है। गुड्स जो है वो किसी भी रीजन की वजह से वापस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आपने जिस टाइप का प्रोडक्ट मंगवाया था स्पेसिफिकेशंस के, वो स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जो डेबिट नोट है इसमें क्वांटिटी, रेट, वैल्यू और रीजन ऑफ रिटर्निंग गुड्स जो है वो मेंशन होता है। इसकी 2 कॉपीज जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं, जिसमें से एक कॉपी सेलर को भेज दी जाती है और एक कॉपी वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जो है वो सेलर सेंड करता है बायर को, जिसमें मेंशन होता है कि बायर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं वो प्रोडक्ट्स जो बायर ने रिटर्न किए थे। तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है इन डुप्लीकेट, एक कॉपी जो है वो बायर को भेज दी जाती है और एक कॉपी सेलर अपने पास रख लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लॉरी रिसीट। लॉरी रिसीट क्या होती है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो लॉरी रिसीट इशू करके देती है जब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि इन गुड्स को मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इसको हम ट्रांसपोर्ट रिसीट भी बोलते हैं या फिर बिल्टी भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है रेलवे रिसीट। जब आप गुड्स को रेल के थ्रू, रेलवेज के थ्रू भेज रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो आपको एक रिसीट देता है जिसको रेलवे रिसीट बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
टर्म्स ऑफ क्रेडिट में फर्स्ट है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी क्या है? ये एक तरह की ट्रांजैक्शन है जिसमें पेमेंट जो बायर है वो कब करेगा, जब उसको गुड्स रिसीव हो जाएंगी। तो बायर को जब वो गुड्स रिसीव हो जाते हैं तो उसके बाद वो पेमेंट करता है। अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो वो गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी जाएंगी टू द सेलर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल, जिसको FOB और FOR बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है सेलर और बायर के बीच में, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि अप टू डिलीवरी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कैरियर एक्सपेंसेस हैं, वो सेलर बियर करेगा। यहाँ पे जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है, जैसे ही सेलर कैरियर को जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफर कर देगा फॉर द डिलीवरी, वैसे ही वो ओनरशिप जो है वो बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि कैरियर जो है वो एक एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे बायर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है CIF। CIF में क्या है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। इसका मतलब है, CIF का मतलब है कि जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन आपने की है सेलर के साथ, जो भी आपने रेट डिसाइड किया है गुड्स का, जिस रेट पे या जिस प्राइस पे आप परचेज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स तो इंक्लूड है ही, लेकिन उसके साथ साथ इंश्योरेंस और फ्राइट के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी एडेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट है E&OE, यानी कि एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। इसका मतलब कि अगर आप जो भी ट्रेड डॉक्यूमेंट है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है या फिर आप कोई चीज़ भूल गए हो तो वो भी आप काउंट करेंगे। ये एक लीगल टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है अपनी लीगल लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपने कुछ इनकरेक्ट कर दिया है या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सप्लायर ने लिखी है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे कि प्राइस, जो कि प्राइस लिस्ट, इनवॉइस या कैश मेमो के अंदर लिखना आप भूल गए हो, तो उसके नीचे E&OE लिख दिया जाता है ताकि कोई भी लीगल लायबिलिटी आपकी अराइज ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।